जो गांव की मिट्टी में पलते हैं वो एक दिन इतिहास जरूर बदलते हैं। और वाकई हमारे देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकती है। लेकिन इस लोहे को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी कुछ खास तरह की शख्सियतें होती हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने हमारे देश की गांव की मिट्टी की महक से अपने जीवन की शुरुआत की और उसके बाद आज पूरी दुनिया भर में उन्होंने भारत का परचम लहराया है। कभी एक सफल उद्यमी के रूप में तो कभी सरकार के नुमाइंदे के रूप में। हमारे साथ है युवा भारत की पहचान श्री सौरभ दुबे। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि हम लोग वैसे तो बहुत बार मिलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मिलना ये एक अलग तरह की पहचान है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज आपके साथ पहली बार बैठ करके बातचीत हो रही है। ऐसे हम लोग कार्यक्रम में मिलते रहते हैं काफी सारे, बट आज एक ऐसा मौका है कि हम लोग खुल करके बातचीत कर सकते हैं। तो हमने वो समय चुरा लिया जी। सौरभ जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब हम लोग कहते हैं कि हमारे देश के, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सफल उद्यमी हैं जो गांव से सरोकार रखते हैं, उनकी शुरुआत वहीं से हुई है, तो आप भी उनमें से एक हैं। तो जब आप गांव से बाहर निकले अपनी पहचान बनाने के लिए और देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए, तो ये जो पूरी आपकी यात्रा रही है ये किस तरह से रही और कहाँ से शुरुआत हुई? ये जो 32-33 वर्षों का मेरा सफर है, गांव और शहर, छोटा शहर और गांव मिलाकर के ये दिल्ली आने तक का सफर, और इसके बाद जो आप बातचीत कर रहे हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट जाने तक का जी, तो ये वास्तव में देखा जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि एक 32-33 साल की उम्र में सिर्फ देश के अंदर ही काम नहीं करना बल्कि विदेशों में जाकर के भी ब्रिटेन की संसद तक पहुंचना, वो एक अपने आप में एक बड़ा नाम है। जी, उसी के लिए बहुत प्राउड फील होता है। रोजगार एक समय था जब ये शब्द युवाओं की जिंदगी का सबसे अहम शब्द माना जाता था, परंतु रोजगार से स्वरोजगार तक के सफर ने युवाओं की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। युवा पीढ़ी की नई सोच एवं नए नए विचार भारत के विकास को गति दे रहे हैं। तकनीकीकरण एवं आधुनिकीकरण से युवाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यानी भारत के पास आज एक ऐसी युवा शक्ति है जो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को आसमान तक पहुंचाने का दम रखती है। ऐसी ही युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौरभ दुबे जैसे अनेकों युवा उद्यमी। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाकर के और वहाँ पर एक अवार्ड मिलना, ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। जी, तो ये जो आपको अवार्ड मिला है, ऑफ कोर्स वी वर आल्सो प्रेजेंट एट दैट टाइम, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब सौरभ दुबे जी को वहाँ अवार्ड मिल रहा था तो मुझे अनाउंस करने का मौका मिला वहाँ पर। तो सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस वक्त आपके सामने वो एक क्षण था कि भाई अब जो है हमारा नाम लिया जाना है ब्रिटेन की संसद में, तो गांव एकदम याद आ गया? जी बिल्कुल याद आ गया, और मेरा भी सौभाग्य था कि आप उस कार्यक्रम में वहां पर आप जो है एंकरिंग कर रही थी, और आपके माध्यम से जो है बहुत सारी चीजें हमने वहां पर देखी। आपने जब मेरा नाम लिया तो उस समय एक अंदर से ऐसा फील हुआ कि जो सफर इतना 32 सालों का रहा है जी, और वास्तव में आज एक मुकाम हासिल करने जा रहा है। मेरे कदम जो है वो लड़खड़ाए नहीं, सीधा मैं मंच तक चला गया। अदरवाइज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जिस चीज को टीवी में देखते हैं, जिस चीज के बारे में सुनते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के बारे में हमने पढ़ा है जी, और वहाँ की तरक्की के बारे में सोचते हैं, तो तरक्की सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा लो तब होता है जब हम तरक्की के बारे में सोचते हैं। बट जब मैं ब्रिटेन गया तो ऐसा लगा कि हमारा भारत भी काफी तरक्की कर रहा है, और लगभग बराबर ही है। कुछ क्षेत्रों में किसी से कम नहीं है, कुछ क्षेत्रों में तो बल्कि हम आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, हमने लेट शुरुआत जरूर की है, लेकिन हम कुछ क्षेत्रों में बहुत आगे भी निकल चुके हैं। विश्वास करिए कि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार आते नहीं हैं। शायद वो मेरी जिंदगी का एक अद्भुत लम्हा मेरी किताबों में, मेरी जिंदगी की कहानियों में हमेशा रहेगा। और हम चाहेंगे कि इस तरह के और भी बहुत सारे यादगार पल आपके जीवन में जुड़ते जाएं और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। बिल्कुल, मैं तो यही चाह रहा हूँ 32 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में अगर इस तरह की अचीवमेंट, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है अपने देश के लिए भी कि उन चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाए। मैं मंत्रालय में काम करता था, तो मेरी मुलाकात एक दिन हुई एक सिद्धांत साहब जी से। जी बिल्कुल, हमारे तो गुरुजी हैं। तो सिद्धांत साहब जी से मुलाकात होने के बाद
एक जो जिंदगी में गंभीरता होती है, एक डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, और कार्य के प्रति जो लगन होती है आपकी, वो एक व्यक्ति से सीखने में अगर आपको मिलती है तो उस व्यक्ति से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा मैंने सिद्धांत साहब जी के अंदर देखा, तो मुझे लगा कि उनसे जुड़ने में कहीं ना कहीं मेरी अपनी ग्रोथ है। आप लोगों को ये जो कार्य करने का तरीका था वो काफ़ी उस तरह से देखने में सामने वाले को प्रभावित करता है। तो 2-3 आपके अवार्ड फंक्शन में मैं गया भी। जी। और उसके बाद मुझे लगा कि साहब जी के साथ जुड़ करके, तो साहब जी ने 2 साल पहले भी मुझे लंदन के लिए निमंत्रण दिया था। बट अच्छा, वो हमें नहीं पता था। बट वो व्यस्तता होने के कारण, और शायद मुझे कभी कभी ऐसा आपकी जिंदगी में समय लिखा होता है कि आपको जहाँ पर जब पहुँचना है तभी आप पहुँच पाते हैं। नियति ने जैसा लिखा है, नियति ने जैसा लिखा होता है। जब कोई व्यक्ति एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है, अब जैसे साहिब जी ने आपको अगर इनवाइट किया तो आप उस काबिल रहे हैं, तभी आपको इनवाइट भी किया गया। तो आई वुड लाइक टू नो कि इस काबिलियत तक पहुंचने के पीछे क्या आपकी स्टोरी रही है। अगर मैं आपको वापस लेके जाऊं आपके गांव के उस घर में जहां पर आपने पढ़ाई शुरू की है, तो कैसी यादें जुड़ी हुई हैं, कहां से पढ़ाई आपकी शुरू हुई, और फिर उसके बाद स्टडीज, देन योर वर्क, उसके बारे में आप हमसे कुछ शेयर कीजिए। देखिए, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर शहर का रहने वाला हूँ। बचपन की यादें तो हमारी निकली वहाँ से, एक आगे सोनभद्र जिला है। पिताजी हमारे सरकारी सर्विस में अध्यापक रहे, प्रधानाध्यापक रहे थे। तो वो एनटीपीसी की कॉलोनी के अंदर वो विद्यालय आता है। अच्छा। अब एनटीपीसी की जो कॉलोनी है वो आप मान के चलिए कि वो इस तरह से बसाई गई है जैसे दिल्ली और मुंबई, इस प्रकार से। कभी बिजली का न जाना, पानी का कनेक्शन कभी मतलब न कटना, मतलब इन सब चीज़ों की आपूर्ति बराबर, कभी भी इन सब चीज़ों की कमी वहाँ पर महसूस नहीं हुई। और तमाम तरह के वहाँ पे क्लब, स्टेडियम, सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब कि गांव तो हम जुड़े ही थे गांव से, गांव में बीच बीच में जाना, बट वो एक जो शहर की छोटी झलक होती है उसके अंदर भी हम कहीं ना कहीं पर एक सामंजस्य रहा उसके अंदर। तो स्कूलिंग मेरी वहीं सोनभद्र शक्ति नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हुई। जब 12वीं कंप्लीट हुई उस समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा या पुणे या ये सब बस रहा था। ये सब बस रहा था, और बहुत सारे स्टूडेंट इधर भाग रहे थे क्योंकि बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स, आईटी के कोर्स और इस तरह के अपॉर्चुनिटीज इधर में थी। तो पहली बार मैं पिताजी से बोला कि अब मैं बाहर पढ़ूंगा। उन्होंने जो है मुझे शुरू से ही अपने पैरों पर खड़ा होने दिया। कभी भी किसी चीज के लिए कभी ये नहीं बोला कि तुम डिपेंडेंट हो मेरे ऊपर, जो करना चाहो वो करो। मैं 12th के बाद बिलीव करिए कि 18 घंटे की जर्नी करके बाई ट्रेन खुद दिल्ली आया। तो जो 18 घंटे की जर्नी में वहां से यहाँ तक करके आ रहा था, और उसके बाद बस बदलना पड़ा मुझे नोएडा सेक्टर 37 में, और 37 से फिर 1 घंटे की जर्नी थी ग्रेटर नोएडा मेरे कॉलेज तक, रात के 8 बजे तक एक अननोन जगह पे आना। डायरेक्ट मुझे कॉलेज में जाना था। तो वहाँ आने के पहले ही बीच में एक जगह पड़ती है कासना परी चौक, वहाँ मुझे जब उतारा गया बस में और मैंने अपना बैग मांगा तो मेरा बैग ही गायब हो गया। अरे बाप रे। अरे बाप रे। अच्छा, और आज की डेट में जो परी चौक है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जगह हो गई है। इतना डेवलपमेंट अभी हुआ है उस तरफ, बहुत, अभी तो बहुत डेवलप है। उसके बाद वहाँ पर टूट जाना या फिर वहाँ पर खड़े रहना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता था, क्योंकि वो सारा एरिया ही कॉलेज का था, स्टूडेंट एरिया था। तो वहाँ पर किसी से बात करना भी रात के टाइम में एक डर सा माहौल था। फिर भी मैंने बातचीत की तो उसने बोला ठीक है मेरे घर चलो। अच्छा। मेरे फ्लैट में चलो। वो 4-5 बैचलर्स रह रहे थे, मैं चला गया उनके साथ में। वहाँ पर उन्होंने खाने वाने के लिए पूछा तो मैंने, अब खाने की इच्छा किसको रहेगी। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, कुछ होने के बाद फोन दे दो मुझे, करने के लिए फोन चाहिए। फोन करके पिताजी को जो फोन किया बताया ऐसे से, उन्होंने बोला ठीक है घबराओ नहीं, तुम अभी वहाँ रहो, मैं सुबह किसी को भेजता हूँ। और सुबह किसी को भेजा उन्होंने, उनके साथ मैं गया। बट उसके बाद से चीज़ें स्टार्ट हुई, मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज के बाद मैं 1 साल कॉलेज के हॉस्टल में रहा, बट मुझे अजीब सा फील होता था हॉस्टल में रह के, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ाई नॉर्मली 3-4 घंटे की होती है, उसके बाद गपशप ये वो इस तरह की। पर्पसली तो मैं आया था क्योंकि मुझे कुछ आगे जाना है, आगे बढ़ना है, आगे करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल आपको सीखना बहुत जरूरी है, बजाय कि किताबों की पढ़ाई के। तो मैंने 1 साल के बाद ही लक्ष्मी नगर दिल्ली में इधर शिफ्ट किया। तो उसके बाद मैंने यहाँ रह करके थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखा, सीखा। जब एक मार्केट में आते हो, आप लोगों के बीच में आते हो, बहुत सारे लोगों के बीच में आते हो, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है उसके अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप ये सिर्फ शब्द ना रहकर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता जा रहा है।
यही कारण है कि भारत दुनिया में स्टार्टअप्स के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक बन गया है, जो कि 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है। सरकार द्वारा भी उद्यमियों के लिए अनेकों लाभप्रद नीतियां बनाई गई हैं, जिससे वे रोजगार पाने वालों के साथ साथ रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। कब आपको ये लगा कि मेरे अंदर एक सफल उद्यमी के कुछ ना कुछ लक्षण जरूर है, मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, ये कब पता चला आपको? मेरा मानना ये है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप किसी सफल उद्यमी के बेटे हैं तब तो आपको हो सकता है सूट करे, और अगर आप नहीं हैं तो सबसे पहले मेरा मानना था कि इस चीज के बारे में जानकारी ली जाए। एग्जैक्टली, नॉलेज बहुत जरूरी है। उसमें डीपली जाना। तो मैंने एक कंपनी थी कैप्रिकॉन इन्फोटेक, उसको ज्वाइन किया और उसके अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स, बिकॉज उसके अंदर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, तो वो मुझे प्रोजेक्ट्स बहुत पसंद आए। तो चूंकि मेरा आईटी फील्ड था, आईटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मैं एमबीए आईटी से करने की ओर जा रहा था। पढ़ाई के साथ साथ ही मैं जॉब करता रहा रेगुलर। तो कैप्रिकॉन के 2 प्रोजेक्ट थे। एक vcricket.com था, चूंकि उस समय क्रिक इन्फो एक वेबसाइट आई थी तो वो काफी पॉपुलर थी, और उस समय ऑनलाइन जाना, चीजों को ऑनलाइन देखना, क्रिकेट का स्कोर, बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत बड़ी बात थी। 2009 की बात है ये। क्योंकि मुझे लगता है कि जो डिजिटलाइजेशन अगर हर घर तक पहुंचा है तो ऑफ कोर्स इट इज पोस्ट पेंडेमिक नाउ। तो जो हमारा कोविड के बाद जो सिनेरियो हुए हैं, उसके बाद जो डिजिटलाइजेशन एक जरूरत बन गई है, तब जाके लोगों के हाथ में पहुंची, अदरवाइज तब पहले तो कोई सोचता भी नहीं था इस बारे में। मोबाइल के क्षेत्र में जहां पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग पावर 6 करोड़ से आज 31 करोड़ है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम पहले 6 करोड़ उत्पादन करते थे भारत, आज चाइना के बाद दूसरे नंबर की कंट्री है माय गॉड पूरे वर्ल्ड में, जो 31 करोड़ मोबाइल का जो है मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमारे देश को स्ट्रेंथन करने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है। ये एक अचीवमेंट है अपने आप में। तो उस समय एक इंडिया फूड गाइड.com करके वो प्रोजेक्ट मुझे मिला। उसके अंदर हमारा काम ये था कि जितने भी दिल्ली एनसीआर के अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनको कवर करना, उनके बारे में जानकारी देना। और किस लिए? क्योंकि उस समय कॉमनवेल्थ गेम होने वाला था, 2010 में होने वाला था, और 2009 में काम हमने उसकी स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया था कि हमारा मानना यह था कि जो फॉरेनर्स आते हैं इंडिया के अंदर, वो पहले से ही सब चीज़ों को वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सर्च करके आते हैं, R&D करके आते हैं, R&D करते हैं, और इंडिया में आने के बाद यहाँ की लोकल चीज़ों के लिए भी वो R&D करते हैं। और ख़ास तौर पे फूड के बारे में, ख़ास तौर पे आपको रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी दिल्ली एनसीआर की गलियों में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गलियों में जाकर के जितने भी रेस्टोरेंट्स थे उनका खाना तो चखाई, फूड टेस्ट किया। उसके अंदर से मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला और एक पूरी प्रॉपर नॉलेज मिल गई आईटी की। उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैं चीजों से, it must have been a great learning experience, राइट। ऐसे ही टूट फूट करके जो व्यक्ति खड़ा होता है ना, वो कभी दोबारा भी टूटे फूटेगा तो फिर से खड़ा हो जाएगा। आपने रिश्तों को भी बहुत अच्छे से संभाला है, और आपने, मैं कह सकती हूँ कि जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें भी रिश्तों को एक बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे उभारा है। क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कि आपका जो कार्य है उसमें आप कभी तो सरकार की तरफ से बहुत सारे नुमाइंदगी के तौर पर काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं, कभी जब आप उद्यमी के रूप में होते हैं तब आप लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ मैंने देखा है कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है आपके काम के ऊपर। इफ वी गो ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे मंत्रियों के साथ और सबके साथ हम आपकी तस्वीरें वगैरह और आपके काम देखते रहते हैं। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? किस तरह से समागम है इन सारी चीजों का? देखिए, ये तो आप भी, मैं भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी की इन संघर्षों से ही ये सब चीजें सीखते हैं। अच्छा, मेरा शुरू से एक सिद्धांत था कि पैसा मुझे घर से नहीं लगाना, मार्केट का पैसा उठा के मार्केट में ही लगाना है। और भगवान की दया से आप समझ लीजिए सभी, मतलब चाहे मेरी मेहनत हो, लोगों का विश्वास हो, लोग मुझसे जुड़े और वहीं से पैसा आया। उसी पैसे को मैंने, मार्केट का पैसा मार्केट में लगाया। शुरू स्टार्टिंग में ही मेरे पास अच्छे सारे क्लाइंट्स आ गए। तो इस तरह के क्लाइंट्स आने के बाद मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद पॉलिटिकल, तो मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल मैंने सोचा कि एक जो मेरी कंपनी है वो काम तो कर ही रही है बाकी सभी फील्डों में, तो हम पॉलिटिकल फील्ड को क्यों छोड़ें। तो पॉलिटिकल फील्ड को भी मैंने कवर करना शुरू किया। तो उसके अंदर
कुछ पॉलिटिशियंस थे जो उस समय इलेक्शन हो रहा था, क्योंकि इलेक्शन की कैंपेन उस टाइम पे आपको अच्छा लगता है कि आपको जो कैंपेनिंग चल रही है उसके अंदर अगर आपको काम मिले, वो सारी चीज़ें मिले, मतलब मेरे कहने का मतलब आपको किसी फील्ड के अंदर काम मिले तो ये आपकी काबिलियत को दर्शाता है। क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट है कि आप मल्टीपल चीज़ों में जाओ, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लो, किसी का खट्टा होगा, किसी का मीठा होगा, बट ऑलमोस्ट आप मेहनत करोगे तो सब चीज़ों का मीठा ही निकलेगा। एक बहुत ज़माना हुआ करता था जब कहा जाता था कि जैक ऑफ ऑल एंड ट्रेड ऑफ नन, लेकिन जो आज का ज़माना है वो ये है दैट यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल एंड ट्रेड ऑफ वन। तो किसी एक चीज़ में आपकी महारत होनी चाहिए और बाकी सारे काम आने ज़रूरी हैं। उसी चीज़ को आगे लेकर के पॉलिटिकल जो एक मेरे दिमाग में था, वो अटल जी उस टाइम पे बहुत बड़े नेता थे, आज भी हैं, और अभी तो जी जिस हिसाब से उनको सारे पार्टी के लोग मानते हैं उस हिसाब से, तो मैं उनकी मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम शायद अमृतत्व में हो गया है। हाँ, अमृतत्व में हो गया है। और कहीं ना कहीं एक जब आपको मार्गदर्शन लेना होता है, एक ऐसा व्यक्तित्व आप ढूंढते हैं, उठाते हैं, जहाँ से आपको अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे इससे सीखना है, प्रेरणा के लिए। तो वो मैं उस समय अटल जी की कविताओं का बहुत फैन था। अटल जी की 51 कविताएं थी और वो ऑलमोस्ट मुझे याद हो गई थी सारी 51 कविताएं। अच्छा। हाँ, बहुत सारी कविताएं याद थी। अरे वाह, तो कुछ कविता आप हमें भी सुनाइए। हिंदुत्व के ऊपर टॉपिक चल रहा है, तो इसके अंदर एक बहुत लंबी कविता है उनकी, बहुत ही लंबी है ये, बट उसका एक लाइन लास्ट वाला मैं सुनाता हूँ। प्लीज। शक्त शक्त मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मतलब हिंदुत्व को जो उन्होंने परिभाषित किया, आप इस दो लाइन को गौर करिएगा कि इसमें शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय, बिल्कुल। हाँ, लाइन पूरी है, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। मतलब किसी पृथ्वी के भाग, क्योंकि उस समय हम ये दर्शाते हैं कि हम कोई आक्रांता नहीं है, हम बाहर से आकर के हिंदुस्तान पे कब्जा करने नहीं आए, जैसे मुगल आए, इस तरह अंग्रेज आए, तो उस तरह से नहीं था। हम उनके कहने का मतलब कि हिंदुत्व एक ऐसा है जिसको भूभाग, जिसको जमीन नहीं चाहिए। शत शत मानव के हृदय, मतलब जितने भी यहाँ पर मानव हैं सभी विश्व में, उन सब के हृदय में बसने का एक निश्चय। और बहुत सारी थी, दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए गीत शहीद, गीत कट गए, कलेजे में कटार गड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। क्या बात है, क्या बात। बट अगर मैं लिख रहा होता तो शायद मैं कवि बन गया होता। फिर हम लोग किसी कवि से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम एक उद्यमी से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपका जो कवि हृदय है, जिसे ये सारी कविताएं याद रहती हैं, और जो एक उद्यमी है जो कि हमेशा सिर्फ ये सोचता होगा कि किस प्रकार मार्केट का पैसा उठाकर उसे और बढ़ाना है, तो इनका क्लैश नहीं होता कभी आपस में? नहीं, क्लैश इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप एक मूव कर जाते हो बिजनेस की तरफ और पॉलिटिकल लाइन के अंदर, मतलब सरकार के कार्यों में, जैसे सरकार का कार्य था, मैं कोई भी चीज होती है तो पिताजी से पहले पूछता हूँ, पिताजी ने बोला करना चाहिए, अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जो मोड़ लिखा होता है वो आपको पता नहीं होता कि वो किस तरह से आपके जिंदगी में आने वाला है। तो वहीं से मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया कि अब मुझे सरकारी नौकरी करनी थी, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी थी जी। और मिनिस्ट्री ज्वाइन करने का मतलब फिर आप ये अपना जो बिजनेस है, इसको आप नहीं कर सकते अपने भी हाथ पे खुल करके। एग्जैक्टली। अब आपको सरकारी कार्यों को करना है और सरकार के साथ काम करना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मैं बात आपको कहूँ कि ये स्वर्णिम युग है राजनीति के अंदर। आप बिलीव करिए कि कोई भी मंत्री वो सिर्फ इसलिए कार्य करना चाहता है क्योंकि वो मंत्री नहीं बनना चाहता, वो मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर काम करना चाहता है। एग्जैक्टली। मैंने बताया ना कि एक डिसिप्लिन के अंदर जब काम करने की आपकी बात होती है, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे साहब जी की सूरह अभी स्टार्टिंग में, उसी तरह का एक मोदी जी का भी व्यक्तित्व है। बिल्कुल अनुशासनात्मक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, बिल्कुल जो मंत्रियों पे किसी भी तरह का लोग कहते हैं प्रेशर है, प्रेशर नहीं है, वो एक मौलिक जो आपका वो होता है ना अंदर से कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरित राइट है। और आप बिलीव करिए कि आज की डेट में राजनीति के अंदर काम करना, एज अ मंत्री बन के भी काम करना, मिनिस्ट्री के अंदर काम करना, एक अपने आप में बहुत ही कठिन भी है और बहुत ही सम्मान पूर्वक भी है, और एक चैलेंज जो आपको है, चूंकि आप ऐसी जगह पर अभी खड़े हैं जहां से आने वाले 10 या 12 वर्षों में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आप क्या सोच रखते हैं भारत के विकास के प्रति? क्योंकि जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, तो उनका ये एक सपना है कि हम लोग
2047 में एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। आप उस पूरे रास्ते को कैसे देखते हैं और उस रास्ते में अपना सहयोग कहाँ देखते हैं? हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है 2047 का। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी हो जाएंगे डेवलप। वो टारगेट उन्होंने लंबा रखा हुआ है, क्योंकि हम इतनी तेजी से मेहनत कर रहे हैं। हमारे सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे उद्यमी हैं भारत के, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, हर क्षेत्र में तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट की संख्या आप देखिए, एयरपोर्ट की संख्या पहले होती थी मेरे ख्याल से 70 के आसपास, 70। आज की डेट में 143 144 एयरपोर्ट खड़े हो गए हैं। आज भी मैं किसी सरकार के बारे में नहीं कहता, हर सरकार तरक्की के लिए काम करती है, बट एक जो काम दिखता है, जब आपको याद होगा हम लंदन गए तो कितना वहां पर ऐसे हमें लोग ट्रीट कर रहे थे जैसे बहुत ही मतलब उनको भी प्राउड हो रहा था कि अरे आप वहां से आए हैं, आपको पता है जहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और वीरेंद्र शर्मा जी को आपने देखा होगा, जो वहाँ के माननीय सांसद जी थे एमपी साहब वहाँ के, तो उनका भी। तो हम लोगों को, मैं और भी कंट्रियों में कहीं जाता हूँ तो जब कहीं भी इंडियंस जाते हैं तो उनको, बाहर वालों को ये लगता है कि ये बहुत ही मतलब, उनको ये फील नहीं होता कि मतलब ये डेवलपमेंट कंट्री नहीं, उनको लगता है कि हमसे आगे निकले हुए हैं लोग, बिल्कुल, ये ऑलरेडी डेवलप हैं। मेरे को एक फ्रेंड मिला तो ही इज फ्रॉम पाकिस्तान से था। आज आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो आटे की हालत चल रही है, आटों के लिए मारामारी चल रही है। तो मैंने भी उसको बोला कि देखो भैया, हमारे और तुम्हारे में एक ही अंतर है कि तुम्हारे यहाँ झंडे में चांद होता है, हमारे यहाँ चांद पे झंडा होता है। बिल्कुल ऐसा IT पर्सन आप, चूंकि मोदी जी तो अपना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, हम सबको अपना उसके अंदर किस प्रकार से योगदान देना पड़ेगा, उस चीज को मैं अभी लर्न भी कर रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी उस पर हम इस साल के अंत तक कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी को लेकर के इंडिया के अंदर भी काम करेंगे और भारत के बाहर भी काम करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा राजनीतिक रूप से भी कभी मौका मिलता है तो वो मेरा सौभाग्य होगा। जनता है, जो आवाम है, वो कभी आपके कार्यों को किए हुए को भूलती नहीं है। तो आज जो आपने पौधा लगाया है वो पेड़ बनेगा और उसकी छांव जो है आगे हमारी जनरेशंस जो है वो देखती रहेंगी। नहीं, बिल्कुल, इसके लिए मैं कई सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमसे जुड़ करके कुछ लोग काम करना चाहें तो मेरी Gmail ID होगी, जिसपे मैं अगर चाहूँ आप बोले तो मैं बता सकता हूँ उसमें, बिल्कुल है ना, msaurabh saurabh@gmail.com। तो उनका भी स्वागत है। और बहुत ही जल्द हो सकता हो, जैसे अभी हमने यहाँ पर अवार्ड फंक्शन, यहाँ पर अवार्ड मिला, तो आगे का प्लान जो है वो जैसा भी रहेगा वो आप लोगों के सामने रहेगा। बिल्कुल। और मैं तो ये इस बात की उम्मीद कर सकती हूँ कि जब आप राजनीतिक तौर पे भी एक अच्छी पोजीशन पे, जैसे आपने कहा कि वहां पर पहुंचकर मोदी गवर्नमेंट में आप काम करना चाहेंगे, तो तब एक बार फिर हम बैठेंगे और इस एक मुलाकात को करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि हम इस तरह के मैं कार्य करता रहूं ताकि आप अपने शो पे, प्रोग्राम पे मुझे बुलाते रहें। Entirely our privilege, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमारे युवा हैं हमारे देश में जो आपकी तरफ देखते हैं कि हमें भी एक दिन इस जगह पर पहुंचना है, तो आपकी तरफ से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक शेर बोलना चाहूंगा, ना किसी हम सफर ना किसी हम सभी से निकलेगा, हमारे पैरों का कांटा हम ही से निकलेगा। क्या बात है। इस बात को लेकर के मैं युवाओं को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें खुद में आगे बढ़ना है, खुद की अपनी चीज़ों की एनर्जी को आगे लाना है। और जो भी आपके अंदर स्किल्स है, जिस भी स्किल्स में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने सोचा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा उसके लिए आता है कि हम इसको सक्सेस कर सकते हैं, आप उस कार्य को करिए। और निश्चित रूप से सबसे बड़ी चीज़ कि आज के समाज में जो एक मानवता की भावना है उसको जरूर ध्यान रखिए, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे कहीं भी हो। और जोश और जुनून के साथ आने वाले भारत के विकास में सहयोग करें। और निश्चित रूप से हम सभी का सहयोग हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार लम्हा रहेगा। और उस भारत के लिए जो विश्वगुरु की हम बात करते हैं, उस विश्वगुरु की ताज को पहनने के बाद कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर भी बहुत प्राउड करेंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो लेकिन हम आपको धन्यवाद इतनी जल्दी नहीं करने देंगे, क्योंकि अब हमारे कार्यक्रम का एक खास स्पेशल सेगमेंट होता है जिसको मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल। अब मैं यहाँ पर कुछ शब्द कहूंगी और उन शब्द को सुनकर जो पहली चीज आपके जहन में आती है वो आपको कहनी है और सोचने का समय नहीं मिलेगा आपको। इट इज अ रैपिड फायर। सो यू आर रेडी? सफलता। जब आपको
अंदर से एक इंटरनल फीलिंग्स होती है कि आप खुश हो, आपका परिवार खुश है, तो मेरा मानना है कि उसे सफलता कहते हैं। पहचान, जब आपको दूसरे लोग बताते हैं कि हमें इनके जैसा कुछ भी करना है, कुछ छोटी से छोटी भी चीज़ करनी हो, तो उस चीज़ के लिए आपकी एक पहचान बनती है और उसी पहचान के थ्रू आप जाने जाते हैं। युवा वो व्यक्ति है जो 60 साल का होकर के भी एक अपनी एनर्जी लेवल को बहुत हाई रखता है। और भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो सभी को पहले भी मार्गदर्शन देता रहा है और आने वाले वर्षों में भी मार्गदर्शन देता रहेगा। तो एक ऐसा देश जो हमेशा विश्वगुरु रहा है और हमेशा विश्वगुरु रहेगा, और जिस चीज़ का प्राउड हमारे दिल में है वो भारत है। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं सौरभ दुबे तो क्या आता है आपके जहन में? सौरभ दुबे जब आप कहती हैं तो आप मान के चलिए कि एक ऐसा युवा जो देश के लिए कुछ भी करना चाहता है, देश की तरक्की के लिए कुछ भी करना चाहता है, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दोस्तों, ये थे सौरभ दुबे जी, जिनके बारे में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो हमारे युवा भारत की पहचान है। और ऐसे ही बहुत से युवा हमारे देश में और भी हैं। उन सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो है अपने अंदर एक मोटिवेशनल फोर्स को जागृत करने की। ये देश इस समय स्वर्णिम युग में चल रहा है। आप जो कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऑन दैट नोट, शिल्पा भावना टेक्स योर लीड। अगली बार फिर करेंगे एक मुलाकात शिल्पा भावना के साथ। जय हिंद।